अगला पॉइंट हम देखते हैं प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, जिसके बारे में हम पहले से भी जान चुके हैं। जब हम कुल राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो कुल राष्ट्रीय आय है वो कितने लोगों से मिलकर हुई है, यानी कि जनसंख्या क्या है। और इसी राष्ट्रीय आय को जब हम पूरी जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो हम प्रति व्यक्ति आय को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर हम प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की जनसंख्या। अगली हमारी जो अवधारणा है वो है वास्तविक आय। वास्तविक आय को सीधे सीधे हम देखें तो ये कह सकते हैं कि जब राष्ट्रीय आय को एक आधार वर्ष की कीमतों के सामान्य स्तर पर व्यक्त किया जाता है तो जो आय हमको दिखती है वही वास्तविक आय होती है। और जब हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में व्यक्त करते हैं तो वो हो जाती है वास्तविक राष्ट्रीय आय बराबर मौद्रिक शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बटे वर्ष का कीमत निर्देशांक गुणित 100। क्यों इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और किस तरह से हम इस पूरे वास्तविक राष्ट्रीय आय के अंतर्गत और भी बहुत सारे जो बिंदु हैं किस तरह से हम उनको समझ सकते हैं, आइए देखते हैं। वास्तविक आय के संबंध में देश के किसी वर्ष की वास्तविक आय जानने के लिए एक ऐसा वर्ष आधार वर्ष लिया जाता है जब सामान्य कीमत स्तर न तो अधिक और न कम हो तथा उसको 100 के बराबर मान लिया जाता है। अब जिस वर्ष की वास्तविक राष्ट्रीय आय जाननी हो उस वर्ष की कीमतों के सामान्य स्तर को आधार वर्ष की कीमतों पर मूल्यांकित किया जाता है। अब हम देखते हैं कि हम वास्तव में इतने सारे व्यय, आय, उपभोग और बचतों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करते हैं। हमने देखा कि कितनी सारी इसकी अवधारणाएं हैं। तो क्या महत्व है राष्ट्रीय आय का और क्या किसी देश की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन की जानी जरूरी है? आइए देखते हैं राष्ट्रीय आय का महत्व। तो सबसे पहला जो महत्व है वो है आर्थिक नियोजन में सहायक। किसी भी देश की सरकार अपने देश के लिए एक वार्षिक योजना बनाती है, बजट बनाती है और उसके आधार पर फिर वो नीति निर्धारित करती है और क्रियान्वयन करती है। लेकिन किसी भी योजना को बनाने से पहले जब हम आर्थिक योजनाओं की बात करते हैं तो किसी भी आर्थिक योजना को बनाने से पहले अर्थ की स्थिति क्या है, धन की स्थिति क्या है, ये पता लगना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सरकार जो होती है वो अपने उसे जो प्राप्त राजस्व होता है उसको कई अलग अलग क्षेत्रों में व्यय करती है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में, कुछ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कुछ परिवहन के क्षेत्र में, कुछ उद्योगों के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग धनराशि व्यय की जाती है। तो इन योजनाओं के निर्माण के पूर्व ये जान लेना जरूरी होता है कि वास्तव में राजस्व की स्थिति क्या है, देश की राष्ट्रीय आय क्या है, देश में उत्पादन व्यवस्था की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना करनी जरूरी हो जाती है। दूसरा इसका महत्व है आर्थिक कल्याण का मापक है। विभिन्न वर्षों की राष्ट्रीय आय का हम तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। हम ये पता लगा लेते हैं कि राष्ट्रीय आय में कमी हुई है साल दर साल या वृद्धि हुई है और इसके आधार पर हम देश का जो विकास है, जो कल्याण है, उसकी स्थिति का सही आकलन कर पाते हैं। तीसरे हम इसके महत्व की बात करते हैं कि ये वास्तव में जीवन स्तर का सूचक है। जब हम राष्ट्रीय आय के आधार पर प्रति व्यक्ति आय की कैलकुलेशन करते हैं तो हम इसके आधार पर देखते हैं कि गत वर्ष में प्रति व्यक्ति आय की अपेक्षा इस वर्ष में प्रति व्यक्ति आय में क्या परिवर्तन हुआ है, कमी हुई है या वृद्धि हुई है। और इसके आधार पर हम तय करते हैं कि देश के लोगों का जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठ रहा है या नीचे गिर रहा है। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये भी आती है कि तुलनात्मक अध्ययन, जैसे कि हमने जीवन स्तर की बात कही, आर्थिक विकास की बात कही, तो कहीं ना कहीं प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय की जो कैलकुलेशन होती है वो विभिन्न वर्षों के राष्ट्रीय आय में तुलना का एक आधार भी बनती है।
एक महत्व हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि आय का जो समुचित वितरण है, किन किन क्षेत्रों में आय का किस किस प्रकार से वितरण किया गया है, इसकी संपूर्ण जानकारी भी हम राष्ट्रीय आय के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने देखा कि राष्ट्रीय आय का महत्व क्या था। अब हम देखते हैं कि एक उदाहरण के तौर पर हमारे आसपास जो आर्थिक क्रियाएं होती रहती हैं, उनमें से बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको हम राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन में शामिल करते हैं, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो लगते तो हैं कि शामिल होने चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कारण होते हैं जिन कारणों से हम उनको राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन में शामिल नहीं करते। आइए कुछ ऐसे ही बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत हमने बहुत सारी अवधारणाओं के बारे में जाना। अब आगे आने वाले अध्यायों में हम देखेंगे कि इनका मापन किस प्रकार से किया जाता है, लेकिन इसके पहले आइए कुछ ऐसे बिंदुओं पर हम नज़र डाल लें। एक उदाहरण स्वरूप हम देख लें कि किन किन मदों को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाएगा और किन किन मदों को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। कुछ उदाहरणों को हम देखते हैं। जैसे सबसे पहला अगर एक प्रश्न आता है कि पुरानी मोटर कार की बिक्री की गई, तो क्या उससे प्राप्त राशि राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल की जाएगी? इसका आंसर हम यहाँ पर दे सकते हैं नहीं। क्यों नहीं शामिल की जाएगी? क्योंकि पुरानी कार की बिक्री से वर्तमान जिस वर्ष में हम राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं, वहाँ न तो किसी उत्पादन में और न किसी सेवा में वृद्धि होती है। दूसरा एक बिंदु हम देखते हैं कि जो सैन्य अधिकारी हैं, तो क्या उनको जो वेतन दिया जाता है वो राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाना चाहिए? तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हाँ, सैन्य अधिकारियों का वेतन राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल करेंगे, और ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ये एक प्रकार की साधन आय है और कुल साधन आयों को हम राष्ट्रीय आय की गणना में जरूर शामिल करते हैं। तीसरा एक उदाहरण हम देखते हैं कि स्मगलरों की जो आय है, तस्करी से जो आय होती है, क्या उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाए? नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले भी हमने देखा, जब राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ हमने देखा कि जो अवैधानिक व्यापार होते हैं उनसे जो आय होती है, वास्तव में वो उत्पादन व्यापार माने ही नहीं जाते। तो तस्कर का जो व्यापार है वो पूरी तरीके से अवैधानिक है, तो इससे संबंधित कोई भी आय राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं की जाएगी। अगला एक उदाहरण हम देखते हैं कि क्या अप्रत्यक्ष करों को राष्ट्रीय आय की गणना में कहीं शामिल किया जाना चाहिए? तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष आय अगर बाजार कीमत पर कुल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जाती है तो शामिल किया जाएगा, लेकिन हमने देखा कि कई बार साधन आय पर भी हम कुल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इस अप्रत्यक्ष कर को घटा देना होगा। अगला एक उदाहरण हम देखते हैं कि एक कंपनी द्वारा बॉन्ड का विक्रय किया जाता है। कंपनी बॉन्ड का विक्रय करती है, सीधी सी बात है कि इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। इसलिए नहीं किया जाएगा कि ये तो एक वित्तीय प्रक्रिया है, एक फाइनेंशियल एक लेन देन है, इसका किसी भी वर्ष के किसी उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता, और यही कारण है कि इसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। इसी तरह एक उदाहरण हम देखते हैं कि सरकार द्वारा उद्यमी को आर्थिक सहायता प्रदान करना। हमने इस अध्याय में पहले में देखा कि कई बार सरकार इन उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, तो किस कंडीशन में उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाना चाहिए और कब नहीं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर साधन लागत पर कुल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जा रही, तो क्योंकि वो एक साधन आय है इसलिए उसको हम राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल करेंगे, लेकिन बाजार लागत पर अगर राष्ट्रीय आय की गणना की जा रही है तो वहाँ पर इसको शामिल नहीं किया जा सकता। इसी तरह हम एक उदाहरण देखते हैं, अवितरित व्यावसायिक लाभ।
अब अवितरित व्यवसायिक लाभ के बारे में हम जानते हैं कि ये जो लाभ है ये अंशधारियों के मध्य वितरित नहीं किया जाता है, बल्कि ये जो लाभ होता है इस पूरे में से ये कंपनी के आय का ये एक भाग होता है। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखने योग्य है कि ये जो आय का भाग है इसको हम हालांकि राष्ट्रीय आय की गणना में तो शामिल नहीं करेंगे, लेकिन जब हम व्यय योग्य आय ज्ञात करेंगे तो वहां पर हम इसको घटा देंगे। अगला जो एक उदाहरण है वो है पूंजीगत लाभ। तो पूंजीगत लाभ को क्यों शामिल किया जाए व्यापार में? पूंजीगत लाभ को इसलिए नहीं शामिल किया जा सकता क्योंकि ये एक प्रकार का ऐसा लाभ है जिससे आगे कई वर्षों तक लाभ प्राप्त होता है, लेकिन उत्पादन में अगर वृद्धि की बात करें तो इसका उत्पादन में वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। यही कारण है कि इसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल हम नहीं करते। इसी तरह से एक उदाहरण देखते हैं, निगम या कंपनी जो कर देती है क्या वो राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किए जाए? तो बिल्कुल किए जाएंगे, और इसलिए किए जाएंगे क्योंकि ये जो आय है ये वर्तमान वर्ष की आय में से ही दिया जाता है। वर्तमान वर्ष में जो आय होती है उसमें से एक कर योग्य आय को अलग कर दिया जाता है और उसके द्वारा ही फिर ये कर की राशि प्रदान की जाती है। तो क्योंकि वो एक निश्चित वर्ष की आय है और उसी में से दी गई है, तो इसे हम राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन में जरूर शामिल करेंगे। वैसे ही एक बिंदु हम देखते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं। हमने देखा कि कुछ वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं जो कच्चे माल और अंतिम माल के बीच की वस्तुएं होती है। तो क्या इन वस्तुओं के उत्पादन को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाए? तो इसका उत्तर भी नहीं होगा, क्योंकि हमने स्पष्ट रूप से इस बात को पढ़ा है कि एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मूल्य होता है उसे हम राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल करते हैं। यही कारण है कि मध्यवर्ती वस्तुओं को यहाँ पर उनके उत्पादन को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल हम नहीं करेंगे। अगला एक बिंदु हम देखते हैं, गृहिणी की सेवाएं। हमने देखा था पहले भी कि जो चाहे वो नर्स कोई काम करे अपने घर में, चाहे एक शिक्षक अपने घर में बच्चों को पढ़ाए, उसके बदले में वो किसी प्रकार की राशि नहीं लेते, वो निःशुल्क है, तो हमने उसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया था। ठीक इसी तरह हम देखें कि कोई गृहिणी अगर अपने घर में काम करती है तो उसके बदले उसको किसी प्रकार का मूल्य तो प्राप्त नहीं होता है, तो यहाँ पर ये जो राशि है उसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विगत वर्ष में उत्पादित वस्तुओं की जो आय है उसे क्या शामिल किया जाना चाहिए राष्ट्रीय आय में? तो इसका उत्तर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि एक चालू वर्ष की जो आय है वहां पर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को हम शामिल करते हैं। विगत वर्ष के मूल्य को इस वर्ष शामिल करना राष्ट्रीय आय की गणना में ये सही नहीं है। एक पॉइंट आता है वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत जो आय है, तो वृद्धावस्था पेंशन तो एक प्रकार का अगर देखा जाए तो ये हस्तांतरण आय है, किसी प्रकार की उत्पादन आय नहीं है, और यही कारण है कि इसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता। हाँ, हस्तांतरण भुगतान के रूप में हम इसको मान सकते हैं। अगली एक पॉइंट हो सकती है बाढ़ पीड़ितों को दी जाने वाली सेवाएं, जो लाभ है या आय है, तो इसको भी हम शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे वृद्धावस्था पेंशन के बारे में हमने देखा उसी तरह ये जो बाढ़ पीड़ितों को जो धनराशि दी जा रही है वो भी एक प्रकार का हस्तांतरण भुगतान ही माना जाएगा। एक बिंदु हम ये भी देखते हैं कि बेरोजगारी भत्ता भी हम देते हैं, तो बेरोजगारी भत्ता भी किसी प्रकार की कोई आय नहीं, हम उसको आय नहीं मानते, इसे भी हम हस्तांतरण भुगतान ही मानते हैं। तो यही कारण है कि इसको राष्ट्रीय आय में हम कैलकुलेशन में हम शामिल इसको नहीं कर सकते। यहाँ एक चीज और है कि ये जो हस्तांतरण भुगतान वाली आय है, जब हम व्यय योग्य आय और व्यक्तिगत आय की गणना करते हैं तो वहां पर हम इनको शामिल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी मदें आती हैं
और उनके कारण होते हैं कुछ, जिससे हम राष्ट्रीय आय की गणना में उनको शामिल करते हैं, और बहुत सी मदें ऐसे होती हैं जिनको हम राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे भी बहुत से कारण होते हैं। तो इन्हीं कारणों और इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमने राष्ट्रीय आय की जिन अवधारणाओं के बारे में जाना और उनके संख्यात्मक प्रश्नों को हल किया, इन्हीं को एक विस्तृत रूप प्रदान करते हुए आगे आने वाले चैप्टर में हम राष्ट्रीय आय के मापन के बारे में जानेंगे।